तो हेलो एंड वेलकम गाइस, माय नेम इज़ पवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पवन। आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2022 में आने वाले आईआईबीएफ के क्वेश्चन एवं आंसर। तो फ्रेंड, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें 30 महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन हैं जो आईआईबीएफ में महत्वपूर्ण तौर से पूछे जा रहे हैं बार बार। जी हाँ फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं जो कि 2022 जनवरी में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये बेल आइकन को जरूर ऑल पे सेट कर लें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि कोई भी ऋण एनपीए कब होगा, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 90 दिनों से अधिक के लिए ब्याज या ऋण किस्तें अतिदेय होने पर आपका जो ऋण है वह एनपीए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने बैंकिंग संस्कृति को अधिक बदल दिया है। तो आप जब यहाँ नंबर 3 देखेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर दिखेगा कि बैंकिंग में प्रौद्योगिकी के उपयोग और अपनाने में वृद्धि जो है, इससे बैंकिंग संस्कृति अधिक बदल गई है। तो फ्रेंड, जितने भी आंसर हैं उनको मैंने ब्लू कलर से यहाँ लिख दिया है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आता है यहाँ पे कि आपने किसी बैंक में 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये जमा किए हैं, ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है, ब्याज दर साधारण होने पर आपको कुल कितनी राशि वापस मिलेगी। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10% प्रति वर्ष है जो कि साधारण है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 11,000 रुपये। फ्रेंड, आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर रट लेना है क्योंकि क्वेश्चन सेम आएगा और आपका आंसर नहीं है और आपका आंसर यही रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि जो बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं उनमें से हमारा ये जो 4 विकल्प है यहाँ पे, उनमें से कौन सा सही है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले। तो पहला यहाँ पे आ जाता है बैंक वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों ही प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। दूसरा यहाँ पे आ जाता है फसल ऋण वित्तीय सेवा है। और तीसरा यहाँ पे आ जाता है किसान कार्ड वित्तीय सेवा का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हमारा पूरा तीनों यहाँ पे सही हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा हुआ है कि एपीवाई का क्या अभिप्राय है, यानी कि जो एपीआई है इसका क्या मतलब है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका एपीवाई है इसका मतलब है अटल पेंशन योजना। जी हाँ फ्रेंड, आप इसको देख सकते हैं कि एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना। तो आप इसको आवश्यक तौर पर पढ़ के जाएँ क्योंकि यह क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आ जाता है चालू और बचत खाते डैश के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि जो चालू खाते हैं और जो बचत खाते हैं वो किसके नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर पे आंसर मिल जाएगा जो कि है मांग जमा। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 2 पे मांग जमा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से कौन सा क्वेरी सर्विस आधार मैपर यानी कि QSAM का एक उपयोग है। तो आपके सामने यहाँ 4 विकल्प आते हैं जिसमें से आपका आंसर है सेकंड नंबर का। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैंकिंग से आधार सीडिंग की स्थिति जानना, जो कि इसमें उपयोग होता है, यानी कि जो क्वेरी सर्विस है आधार मैपर वह इसका उपयोग है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है बैंक ए ने 12,000 रुपये की राशि स्वीकृत और वितरित की 1/4/2015 को। यह अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज लेता है। ऋण लेने वाले आधे साल के दौरान एक भी पैसा नहीं चुकाया। राशि खाते में 30/10/2015 को वसूला जाने वाला ब्याज डैश होगा। तो आपको यह क्वेश्चन भी रट लेना है, यह क्वेश्चन सेम ऐसे ही आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 720 रुपये। तो आप इसको यहाँ रट लीजिएगा, यह क्वेश्चन सेम टू सेम आपको वहाँ पे मिल जाएगा।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक खाता धारक जो न केवल बैंक में भौतिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है, बल्कि कुछ शारीरिक अक्षमता के कारण चेक निकासी फॉर्म पर अपने अंगूठे की निशान भी नहीं लगा सकता है, नकद भुगतान लेना चाहता है, बैंक होगा डैश होगा। यानी कि एक खाता धारक है जो कि चल फिर भी नहीं सकता है एवं वह अपने अंगूठे का निशान भी नहीं दे सकता, लेकिन उसको नकद भुगतान की ज़रूरत है, तो वह क्या कर सकता है। तो यहाँ पे आपका देखिए नंबर 2 देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक में आहरण फॉर्म में एक चिन्ह प्राप्त करें एवं 2 स्वतंत्र गवाहों में से एक बैंक अधिकारी भी होना चाहिए। यानी कि जब वहाँ उनका सिग्नेचर लिया जाए या फिर गवाह के सिग्नेचर लिए जाए तो वहाँ एक गवाह में बैंक अधिकारी भी सम्मिलित होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है पीओएस का अर्थ क्या है। फ्रेंड यह आईएमपी क्वेश्चन है, यह बहुत एग्जाम पे पूछा गया है, तो इसको भी आप आईएमपी पे टिक कर लीजिएगा। पीओएस का फुल फॉर्म क्या है, तो पीओएस का फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि बिक्री केंद्र, जो कि आपको यहाँ नंबर 2 पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे लिखा है कि बैंकों को अंतिम उपाय के ऋणदाता का अर्थ डैश है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है केंद्र सरकार द्वारा पूंजी प्रवाह बेसल समझौतों के तहत पूंजी प्राप्तकर्ता मापदंड का अनुपालन करने के लिए। दूसरा यहाँ पे आता है रेपो के माध्यम से अस्थायी आधार पर बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि सहायता प्राप्त की जाती है। तो जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेकंड नंबर। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आ जाता है बैंक ग्राहक डैश शब्द में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे पहला ही आपका जो है कि आंसर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति अपना खाता खोलने के इरादे से जब बैंक में जाता है वह बैंक का ग्राहक नहीं कहलाता है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना है, इसमें लिखा क्या है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ग्राहक डैश शब्द में शामिल नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति है वह अपना खाता खोलने के इरादे से अगर बैंक में जाता है तो वह बैंक का ग्राहक नहीं कहलाएगा। तो आपका जो आंसर है वह पहला नंबर यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन नंबर पे आता है बैंकिंग प्रणाली में बीसी का क्या अर्थ है। यानी कि जो बैंकिंग प्रणाली है तो उसमें जो बीसी होता है उसका क्या अभिप्राय है। तो बीसी का अर्थ है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, जिसको यहाँ हिंदी पे हम बोल सकते हैं व्यापार संवाददाता। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा व्यापार संवाददाता। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप यह पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और बड़े ही आसानी से इसको डाउनलोड करके आप अपने प्रिंटर से प्रिंट करके इसको रिपीट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इससे बहुत आपको हेल्प होगी। तो फ्रेंड वीडियो में बने रहे, मैं यह भी बताऊंगा कहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक द्वारा उठाया गया एक सही कदम है जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ता को अपना ऋण चुकाने में मदद कर सकता है। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपका जो आंसर है वह 3rd नंबर पे है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मौजूदा ऋण का पुनर्निर्धारण। यानी कि जो ऋण है उसका पुनर्निर्धारण, यानी कि रिसाइकल कर देना, जो भी जितना भी उसका मूलधन बचता है उसका रिसाइकल कर देना ही मौजूदा ऋण का पुनर्निर्धारण कहलाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह यहाँ पे 3rd नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन आता है केवाईसी का मतलब क्या है। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर, यानी कि अपने ग्राहक को जानो। तो आपका जो है विकल्प है आपको 3rd नंबर पर मिल जाएगा। तो यहाँ आप 3rd नंबर पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा है अपने ग्राहक को जानो। तो आपका जो आंसर है यही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीका शिकायतों को संभालना नहीं है। यानी कि जो शिकायतें होती हैं बैंकों में उनका सही तरीका कौन सा नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने पहला यहाँ पे ऑप्शन आता है ग्राहक के हितों को संबोधित करके। दूसरा यहाँ पे आता है ग्राहक को उचित ध्यान देकर, ये भी सही है।
मुद्दे में भावनात्मक रूप से शामिल ना होने पर, यानी कि जो मुद्दा है उसमें भावनात्मक रूप से आपको शामिल नहीं होना। आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मुद्दे में भावनात्मक रूप में शामिल होने से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए पीएमजेडीवाई के तहत अधिकतम अवधि अनुमति है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपका जो आंसर है वह हो जाएगा तीसरा नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है 36 महीने। तो आपका जो आंसर है वह 36 महीने हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, एक भुगतान बैंक डैश निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमको। तो जो एक भुगतान बैंक होती है वह क्या कर सकती है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, जमा स्वीकार नहीं कर सकती। दूसरा है, केवल बचत बैंक खाते में जमा स्वीकार कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है, केवल बचत बैंक खाते और चालू खाता में जमा स्वीकार कर सकते हैं। तो यह आपके तीनों आंसर गलत हैं। आपका जो आंसर है यहाँ पे चौथे नंबर पे आ जाता है कि किसी भी प्रकार की जमा राशि स्वीकार कर सकता है, लेकिन प्रति ग्राहक 1 लाख रुपए से अधिक नहीं स्वीकार कर सकता। तो आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का वह हो जाएगा नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है किसी भी प्रकार की जमा राशि स्वीकार कर सकता है, लेकिन प्रति ग्राहक 1 लाख रुपए से अधिक नहीं जमा कर सकता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, एक बैंक अधिकतम अवधि के लिए सावधि जमा स्वीकार कर सकता है, यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट होता है वह एक बैंक कितने साल तक के लिए वह स्वीकार कर सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10 वर्ष, जो कि यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है। तो यहाँ देख लीजिएगा, आपका जो आंसर है वह हो जाएगा 10 वर्ष। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ पे है सावधि जमा को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यानी कि सावधि जमा जो है उसको हम किस रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं या फिर किया गया है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि है मांग जमा और यानी कि डिमांड डिपॉजिट, और दूसरा यहाँ पे आता है ऋण जमा, और तीसरा यहाँ पे आता है टर्म डिपॉजिट, और फोर्थ नंबर यहाँ पे आता है ऊपर के सभी। तो जो हमारा आंसर है वह यहाँ थर्ड नंबर पे है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टर्म डिपॉजिट। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21, डैश वह कीमत है जो एक बैंक से लिया गया कोई ऋण के लिए चुकाता है। यानी कि जब हम बैंक से कोई ऋण लेते हैं तो उसमें हम क्या जमा करते हैं, क्या चुकाते हैं बैंक। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है अधिमूल्य, दूसरा यहाँ पे है ब्याज, और तीसरा यहाँ पे आ जाता है दंड, और चौथा आ जाता है सेवा शुल्क। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई बैंक से कोई भी लोन या फिर कोई ऋण लेते हैं तो उसके कीमत में हम ब्याज चुकाते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेकंड नंबर जो है ब्याज। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार बैंक को अपनी संपत्ति या ऋण को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में से किस श्रेणी में वर्गीकृत करना चाहिए। तो फ्रेंड यह क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्टिव हैं पूरे सेम है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे भाई बहन इस पे कंफ्यूज हो भी जाते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि जो आपका आंसर है वह है नंबर 4 में, जिसमें लिखा हुआ है मानक, गैर निष्पादित, संदिग्ध और हानि। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह है यहाँ चौथे नंबर पे लिखा हुआ है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसको आईएमपी क्वेश्चन भी मान सकते हैं। तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देश में पीएमजेडीवाई कब लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड आपको डेट बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में भी क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको सिर्फ ईयर ही पूछता है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2014, जो कि यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है। एग्ज़ाम में कोई और ऑप्शन पे भी आ सकता है। तो आप सिंपली आप इसको 2014 क्लिक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी के लिए एक ऐप है और डैश सिस्टम और डैश पहचान का उपयोग करके भुगतान लेन देन करना। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला यहाँ पे आता है IMPS
और मोबाइल नंबर। दूसरा यहाँ पे आता है यूपीआई बैंक खाता। तीसरा यहाँ पे आता है आईएमपीएस और खाता नंबर। और चौथा यहाँ पे आ जाता है यूपीआई और भुगतान पता। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यूपीआई और भुगतान पता। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं भीम के लिए एक ऐप यूपीआई सिस्टम और भुगतान खाता पहचान का उपयोग करके भुगतान लेन देन करना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नंबर 4 में यूपीआई और भुगतान खाता पता। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 25। तो 25 क्वेश्चन पे आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है डीबीटीएल योजना के तहत प्रमुख एजेंसियों में से डैश एक प्रक्रिया में शामिल है। यानी कि जो डीबीटीएल योजना है उसके तहत प्रमुख कौन सी एजेंसी है जो एक प्रक्रिया में शामिल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहले में आप यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत, दूसरे में यहाँ पे लिखा है एलपीजी वितरक, और थर्ड नंबर पे यहाँ पे लिखा है प्राथमिक विद्यालय, और फोर्थ नंबर पे है यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह डीबीटीएल योजना के तहत वाला। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एलपीजी वितरक, जो कि आपको यहाँ सेकंड नंबर पे देखने को मिल रहा है। तो सिंपली आपको इसको क्लिक कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 26। तो यहाँ 26 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं लघु वित्त बैंकों को कम से कम ऋण का 50% प्रदान करना आवश्यक है जिसकी राशि प्राप्त उधारकर्ता डैश। यानी कि जो लघु वित्त बैंक है कम से कम ऋण का 50% प्रदान करते हैं। तो उनमें से 50% जो है वो क्या है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसको भी आप आईएमपी पे टिक कर लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है और कई लोग कंफ्यूज होकर 30 लाख भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 25 लाख से अधिक नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे आता है बैंकर और ग्राहक के बीच लेन देन के प्रकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के संबंध हो सकता है। निम्नलिखित ग्राहक संबंध में से किसका परिणाम बैंकर नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है माल को बैंक के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखना। दूसरा यहाँ पे आ जाता है रिश्तेदारों को बैंक के माध्यम से पैसे भेजना। तीसरा यहाँ पे आ जाता है बैंक से पैसे उधार लेना। और चौथा यहाँ पे आ जाता है बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, जो कि आपको यहाँ पे 4 नंबर पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है बीमा की कीमत डैश कहलाती है। यानी जो बीमा की कीमत होती है, बीमत में लगाई गई कीमत होती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है शुल्क, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है सेवा मूल्य, और तीसरा यहाँ पे आ जाता है अधिमूल्य, और चौथा आ जाता है यहाँ पे किस्त। तो जो आपका आंसर है वह हो जाएगा अधिमूल्य। तो आप इसको सिंपली सही कर लीजिएगा और यह एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण तौर से पूछा जाता है। वैसे पूछे पूरे क्वेश्चन जाते हैं लेकिन महत्वपूर्ण तौर से यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर याद करके रखिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 29। पीएमजेडीवाई डैश के कवरेज पर केंद्रित है। यानी कि जो पीएमजेडीवाई है वह किसके कवरेज के केंद्रित है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है 2000 की आबादी के ऊपर का गांव। दूसरा यहाँ पे आता है शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र। तीसरा यहाँ पे आता है ग्रामीण परिवार के प्रमुख सदस्य। तो जो आपका ऑप्शन है, तो जो आपका आंसर है वह यह तीनों हैं। तो आपका जो हो जाएगा सभी परिवार, यानी कि जो भी परिवार हैं वह पीएमजेडीवाई के कवरेज पर केंद्रित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से डैश को एक डीबीटीएल के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यानी कि जो डीबीटीएल हम प्राप्त करते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण तौर से हमारे पास क्या होना चाहिए। यानी कि जो डीबीटीएल के तहत हमको जो सब्सिडी का लाभ प्राप्त होता है उसके लिए क्या हमको आवश्यकता होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है बैंक खाता, दूसरा यहाँ पे आता है पैन नंबर, तीसरा यहाँ पे आता है राशन कार्ड, और चौथा यहाँ पे आता है टेलीफोन। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर अपने पास बैंक खाता है तो तभी हम डीबीटीएल के सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बैंक खाता। तो फ्रेंड्स आज की इस पार्ट में बस इतने ही क्वेश्चन।
बाकी के क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लाऊंगा। और अगर आपको यह PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको PDF से थोड़ी भी सहायता मिलती है एग्ज़ाम देने में तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।